नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं। जी। सोचिए, एक आरोपी है, अदालत में केस चल रहा है और वो खुद को नाबालिग साबित करने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए सहारा लिया जा रहा है स्कूल के कागजात का, मतलब मार्कशीट वगैरह का। हाँ। और ये मामला, जैसा आपने कहा, काफी पेचीदा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमें उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले तक ले जाता है। बस्ती? अच्छा। जी। वहाँ एक स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, उन पर ये इल्जाम है कि उन्होंने एक आरोपी की मदद के लिए उसकी मार्कशीट में जन्मतिथि बदल दी। अरे बाप रे, मतलब एक फर्जी दस्तावेज तैयार कर दिया। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से फर्जीवाड़ा। और मामला इतना गंभीर हो गया कि कोर्ट को दखल देना पड़ा और उन प्रिंसिपल साहब के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आदेश देना पड़ा। अच्छा, तो हमारे पास इस पर जानकारी एक न्यूज़ रिपोर्ट से है, जिसका टाइटल है फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र पर कानूनी कार्रवाई। जी। तो आज हम इसी रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कैसे ये सब हुआ, कैसे आरोपी ने ये दावा पेश किया। और फिर सरकारी वकील ने, मतलब अभियोजन पक्ष ने, इसका खंडन कैसे किया, क्या सबूत दिए। हाँ, और सबसे जरूरी कि आखिर में कोर्ट का फैसला क्या रहा। सिर्फ आरोपी के लिए नहीं, बल्कि उन प्रिंसिपल साहब के लिए भी जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे। बिल्कुल। ये सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे, कह सकते हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, खासकर स्कूल और कोर्ट वाली, उनकी ईमानदारी पर भी एक तरह से सवाल उठाता है। सही कहा। चलिए, तो फिर इस मामले की तह तक चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। जी, शुरू करते हैं। तो मामला है बस्ती का। फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 2, FTCI जिसे कहते हैं, हाँ, और जज साहब थे विजय कटियार। फास्ट ट्रैक कोर्ट मतलब मामले को जल्दी निपटाने के लिए बनी अदालत, तो मामला यकीनन गंभीर रहा होगा। बिल्कुल। और आरोपी का नाम है शाहिद। शोभना पारदाओं का रहने वाला है और उस पर केस चल रहा है NDPS एक्ट के तहत। NTPS एक्ट मतलब ये ड्रग्स वाला कानून। जी हाँ, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। नशीली दवाओं से जुड़े मामलों के लिए काफी सख्त कानून माना जाता है। इसमें सजा भी काफी गंभीर होती है। तो केस चल रहा था, गवाहियां वगैरह पूरी हो गई। जी, लगभग फैसला आने वाला था या सुनवाई पूरी हो चुकी थी। तभी शाहिद की तरफ से एक एप्लीकेशन, एक अर्जी आती है कोर्ट में। हाँ। और उसमें दावा यह किया जाता है कि शाहिद की जन्मतिथि तो 1 जुलाई 2008 है। अच्छा। और इस हिसाब से जिस दिन वो कथित अपराध हुआ, उस दिन वो नाबालिग था। मतलब सिर्फ 16 साल 10 महीने और 12 दिन का। और इसका मकसद तो देखिए साफ है। हाँ, बिल्कुल। अगर वो नाबालिग साबित हो जाता तो उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मतलब किशोर न्याय कानून के तहत जो रियायतें मिलती। हाँ, वो मिल जाती। कम सजा या शायद अलग तरह की कार्रवाई होती। जी, सजा कम हो सकती थी, सुनवाई का तरीका अलग होता, रिकॉर्ड वगैरह गोपनीय रखे जाते, मतलब भविष्य थोड़ा सुरक्षित हो जाता। कानून का मकसद ही बच्चों को सुधार का मौका देना है। लेकिन यहीं पर सरकारी वकील साहब, विशेष शासकीय अधिवक्ता मृत्युंजय उपाध्याय, उन्होंने इस दावे को चैलेंज किया। हाँ, अभियोजन पक्ष ने इसे इतनी आसानी से नहीं माना। उन्होंने कोर्ट के सामने कुछ ऐसा रखा जिसने पूरा मामला ही पलट दिया। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। बिल्कुल। उन्होंने कोर्ट में शाहिद के ही सगे भाई जाहिद, उसकी जन्मतिथि का रिकॉर्ड पेश कर दिया। उसके भाई का? अच्छा। हाँ। और कमाल देखिए, रिकॉर्ड के मुताबिक जाहिद की जन्मतिथि भी ठीक वही थी जो शाहिद अपनी बता रहा था, 1 जुलाई 2008। क्या बात कर रहे हैं? दोनों भाइयों की जन्मतिथि एक ही, 1 जुलाई 2008। ये तो बड़ा अजीब इत्तेफाक है। कहीं स्कूल रिकॉर्ड में ही कोई गलती तो नहीं थी? क्लर्क वगैरह से हो जाती है कभी-कभी। दौरान या अपने बयान में शाहिद ने खुद ही ये मान लिया कि वो और जाहिद जुड़वा भाई हैं। ओहो, ये क्या कह दिया उसने? मतलब खुद ही फंस गया। बिल्कुल। जुड़वा भाई हैं और दोनों की जन्मतिथि रिकॉर्ड में एक ही है, 1 जुलाई 2008। जी, अब यहीं पर पूरा तर्क साफ हो गया। अगर वो जुड़वा हैं, तो जाहिर है जन्मतिथि एक ही होगी। ये तो सामान्य बात है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शाहिद का पहले ये कहना कि मेरी जन्मतिथि 1 जुलाई 2008 है, सिर्फ अपनी बताना, और फिर ये मानना कि उसका जुड़वा भाई भी है जिसकी जन्मतिथि भी रिकॉर्ड में वही है, इसने अभियोजन पक्ष के शक को और पक्का कर दिया कि ये जन्मतिथि शायद असली नहीं है। हाँ, कि ये सिर्फ नाबालिग साबित होने के लिए गढ़ी गई कहानी है। उसके अपने ही बयान ने एक तरह से उसके दावे की हवा निकाल दी। तो ये तो बचाव पक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। फिर अदालत ने क्या फैसला किया इन सब सबूतों और तर्कों को देखकर? अदालत ने सबूत देखे, खासकर शाहिद का वो बयान जो उसके दावे के बिल्कुल उलट जा रहा था। और फिर
कोर्ट ने उसकी नाबालिग होने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। खारिज मतलब नहीं माना कि वो नाबालिग था। जी नहीं, कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया कि अपराध के समय वो नाबालिग था। कोर्ट का मानना था कि ये दावा सिर्फ कानून का फायदा उठाने की एक कोशिश थी, जो कि तथ्यों पर खरी नहीं उतरी। तो अब शाहिद पर मुकदमा एक वयस्क, एक बालिग की तरह ही आगे चलेगा। जी लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, अदालत सिर्फ यहीं नहीं रुकी। इस मामले में एक और एंगल था, वो स्कूल वाला। सही कहा आपने। ये इस मामले का एक और बहुत जरूरी पहलू है। कोर्ट ने सिर्फ अर्जी खारिज नहीं की, बल्कि उन्होंने उस स्कूल के प्रिंसिपल पर भी शिकंजा कसा। हाँ, कौन सा स्कूल था ये? विश्वकर्मा प्राथमिक विद्यालय, तुर्कौलिया, बरगहा, बनकटी। वहां के प्रधानाध्यापक धर्मराज विश्वकर्मा। उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। जी हाँ, बाकायदा आदेश दिया कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आरोप यही था कि इसी स्कूल ने वो संदिग्ध की तिथि वाला सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट जारी किया था। और कार्रवाई का आधार क्या बताया कोर्ट ने? मतलब आरोप क्या थे उन पर? जरूर गंभीर होंगे। आधार बताया गया प्रथम दृष्टया, मतलब पहली नजर में ऐसा लगता है कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया और स्कूल के रिकॉर्ड्स में कूटरचना की। कूटरचना मतलब जानबूझकर गड़बड़ी करना, हेरफेर। हाँ, कानूनी भाषा में कूटरचना का मतलब यही होता है कि जानबूझकर किसी दस्तावेज में फेरबदल करना, जालसाजी करना। कोर्ट को लगा कि प्रिंसिपल साहब ने शायद जानबूझकर एक गलत दस्तावेज बनाया और उससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश में मदद की। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। स्कूल के दस्तावेजों पर तो मतलब हम सब कितना भरोसा करते हैं। बच्चों के भविष्य का सवाल होता है, अगर वही ऐसी हेरफेर होने लगे तो। बिल्कुल, ये घटना असल में हमारी व्यवस्था में जो एक कह सकते हैं संभावित कमजोरी है, उसकी तरफ इशारा करती है। स्कूल रिकॉर्ड्स हमारी पहचान, हमारी उम्र का कितना अहम सबूत होते हैं। अगर उनमें इस तरह की जालसाजी हो तो इसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। क्या ये कार्रवाई का आदेश सिर्फ प्रिंसिपल साहब तक ही सीमित था, या कोर्ट को लगा कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं? अकेले प्रिंसिपल ने तो शायद ना किया हो ये सब। नहीं, कोर्ट का आदेश काफी फैला हुआ था। उसमें साफ लिखा था कि प्रिंसिपल साहब के साथ साथ इस षड्यंत्र में जो दूसरे लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ भी नियम के अनुसार कार्रवाई की जाए। षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, षड्यंत्र। इस शब्द से ही पता चलता है कि कोर्ट को शक है कि ये शायद अकेले प्रिंसिपल का काम नहीं है, इसमें और भी लोग मिले हो सकते हैं। एक पूरी साजिश हो सकती है। और इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसे दी गई? मतलब कौन जांच करेगा अब? अदालत ने ये जिम्मेदारी दी है बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए को। बीएसए? जी, बीएसए जिले में बेसिक स्कूलों के एक तरह से हेड होते हैं। उनके पास स्कूलों और टीचरों पर विभागीय कार्रवाई करने का अधिकार होता है। तो कोर्ट ने बीएसए को निर्देश दिया है कि वो प्रिंसिपल और बाकी जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ जांच करें और जरूरी एक्शन लें। अच्छा, रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि मामले की अगली सुनवाई उसी दिन होनी थी जिस दिन ये खबर छपी। हाँ, तो हो सकता है अब तक बीएसए की जांच में कुछ प्रोग्रेस हुई हो। हाँ, संभव है। लेकिन अभी जो तथ्य हमारे सामने हैं वो अपने आप में काफी कुछ सिखाते हैं। अगर हम इसका थोड़ा विश्लेषण करें हाँ, करते हैं। तो पहली बात तो यही है कि कैसे सरकारी दस्तावेज, खासकर स्कूल जैसे भरोसेमंद संस्थान के दस्तावेज, उनमें भी जालसाजी हो सकती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। उनकी सुरक्षा और वेरिफिकेशन प्रोसेस पर सवाल उठता है। बिल्कुल, ये पहला पॉइंट। दूसरा, ये किशोर न्याय प्रणाली का जो संभावित दुरुपयोग है, उसका एक उदाहरण है। हाँ, ये सिस्टम बनाया गया था नेक इरादे से कि जो बच्चे रास्ता भटक गए हैं उन्हें सुधारा जाए, मौका दिया जाए। लेकिन जब बालिग लोग सजा से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो ये उस सिस्टम के मकसद पर ही चोट करता है। और जिस तरह से ये दावा खारिज हुआ, वो तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। निश्चित रूप से ये देखना बड़ा रोचक है कि कैसे एक सीधा साधा तर्क कि भाई जुड़वा भाइयों की जन्मतिथि तो एक ही होगी और साथ में आरोपी का अपना ही बयान, हाँ, उसका खुद का कबूलनामा, वही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। कभी कभी सच साबित करने के लिए बहुत पेचीदा सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती, बस लॉजिक और साफ तथ्य ही काफी होते हैं। ये दिखाता है कि कोर्ट की कार्रवाई में तर्क और कॉमन सेंस की कितनी अहमियत है। और आखिरी बात, लेकिन शायद सबसे अहम, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कोर्ट ने सिर्फ उस पे एक्शन नहीं लिया जिसने सिस्टम का गलत फायदा उठाने की कोशिश की, यानी शाहिद पर, बल्कि उस सरकारी अधिकारी पर भी शिकंजा कसा जिसने कथित तौर पे इस धोखाधड़ी में मदद की, यानी प्रिंसिपल साहब। ये एक कड़ा मैसेज देता है कि अगर आप सिस्टम का हिस्सा हैं और गलत काम करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए बहुत जरूरी कदम है।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो बस्ती की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी शाहिद के नाबालिग होने के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया जी। और इसका आधार बना उसके ही जुड़वां भाई जाहिद की ठीक वही जन्म तिथि का सबूत हाँ। और खुद शाहिद का ये मान लेना कि वो दोनों जुड़वां हैं। बिल्कुल। और उतना ही जरूरी है कि कोर्ट ने इस मामले में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने और स्कूल के रिकॉर्ड में हेरफेर करने के गंभीर आरोपों में स्कूल के प्रिंसिपल धर्मराज विश्वकर्मा और उनके जो भी साथी हो सकते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। और इसकी जिम्मेदारी बीएसए को सौंपी गई है। जी हाँ। ये पूरा मामला हम सब के लिए सोचने का विषय है। ये हमें याद दिलाता है कि दस्तावेजों की सच्चाई, उनकी इंटेग्रिटी कितनी ज़रूरी है और कानून के साथ खिलवाड़ करने के नतीजे क्या हो सकते हैं। ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी पहचान और उम्र को वेरीफाई करने वाले जो सिस्टम हैं, क्या वो काफ़ी मजबूत हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सिर्फ इस केस तक सीमित नहीं है। क्या? कि किसी भी तरह का फायदा उठाने के लिए, चाहे वो कोर्ट में रियायत हो, कोई सरकारी स्कीम हो या कुछ और, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल आखिर कितना आम है? क्या ये बस इक्का दुक्का घटनाएं हैं या एक गहरी और बड़ी समस्या की तरफ इशारा करता है? ये वाकई एक गंभीर सवाल है, सोचने वाला। और अगर ये समस्या आम है तो ये उन सिस्टम्स के बारे में क्या कहता है जो हमने अपनी पहचान, उम्र या स्थिति को वेरीफाई करने के लिए बनाए हैं? क्या वो आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? या उनमें बड़े सुधार की जरूरत है? हाँ, यह उनमें सुधार की फौरन जरूरत है ताकि इस तरह की धोखाधड़ी को असरदार तरीके से रोका जा सके। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर पॉलिसी बनाने वालों को और हम सबको भी सोचना होगा।